Yes. Let us see the first question. Two small spheres. Suppose these are the two small spheres which are separated by some distance 18 सेंटीमीटर. करेक्ट है. तो ये r जो है वो यहाँ पे 18 सेंटीमीटर दे रखा है. करेक्ट है. और उनका चार्ज जो है वो हमको पता नहीं है, बट ये दिया हुआ है कि फोर्स उनके बीच में जो है वो दिया हुआ है, जो कि 6 × 10⁻³ न्यूटन. ओके. सर ये हो गया उनका फोर्स. E/Q ये फॉर्मूला हो सकता है. यस यस. F = 1/4πε0 × Q1 Q2/r². यस, ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है, नो डाउट. और उसमें भी देखो ओके, और ये दिया है ना कि टू स्मॉल स्फीयर्स हैव इक्वल नेगेटिव चार्ज. इक्वल मतलब क्या? दोनों का चार्ज सेम है. तो Q1 = Q2 हो गया. So no need to call them as Q1 and Q2 separately. We can call it as Q. Okay, Q simply. So this is Q and this is Q. हाँ. सर E = F/Q ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते? E = F/Q ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो भी उसमें E तो हमको पता है ही नहीं. ये पता है? चेक करो एक बार. नहीं सर. समझा ना. तो ये वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि E जो है वो हमको पता नहीं है, और Q तो एक तो निकालना है. भले फोर्स पता है, लेकिन इन दोनों में से एक कोई तो भी पता होना चाहिए ना, जो हम दूसरा निकाल पाए. दोनों भी नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे. तो हाँ, एक काम कर सकते हो. देखो, उससे भी आगे जाके अगर तुमको यही फॉर्मूला यूज करना है E वाला, तो यहाँ पे ये जो चार्ज है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा उसको अगर हमने E बोल दिया, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चार्ज प्रेजेंट है, दूसरा वाला चार्ज प्रेजेंट है, उसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स जो काम करेगा वो फोर्स पर यूनिट वो चार्ज करके E हम लिख सकते हैं. लेकिन E के लिए हमारे पास ऑलरेडी दूसरा एक फॉर्मूला है ना. क्या है बताओ? इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है तो वो 1/4πε0 Q/r². ठीक है. तो अगर ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे तो इसमें अगर E का वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आएगा 1/4πε0 × Q/r², which is going to be equal to this F/Q. तो ये Q उस तरफ चला जाएगा तो वापस वही हमको मिल जाएगा 1/4πε0 × Q² that is equal to F. तो अगर फिर से वही आ रहा है तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज करो ना. ठीक है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है फिर. तो इसलिए, लेकिन इसमें भी Q1 और Q2 सेम होने की वजह से वो Q² ही हो जाएगा. वो नेक्स्ट स्टेप में अपडेट करेंगे. तो F is going to be equal to 1/4πε0 × Q²/r². ठीक है. अभी लेकिन तुमको पता होना चाहिए 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है. राइट, वेरी गुड. तो F is simply 6 × 10⁻³ is equal to 9 × 10⁹ into Q²/r². Again, this R is going to be 18 centimeter. Huh? Don't forget that it is in centimeter. Yes, we have to convert it into meter. So it will be actually 0.18 and the whole square. Okay. So just take this in this side. नहीं, check करो ठीक से. 18 centimeter. मतलब 18 × 10⁻² मीटर. दो ही डिजिट पीछे होगा ना. ठीक है. सो वी कैन से दिस कैन बी ट्रांसफर्ड दिस साइड, दिस कैन बी ट्रांसफर्ड इन डिनोमिनेटर, एंड वी गेट 6 × 10⁻³ into 0.8 का 1/8 का होल स्क्वायर as it is upon this is 9 × 10⁹ which is going to be equal to Q². करेक्ट है. तो Q² का जो वैल्यू है वो हमको मिल रहा है आराम से. ये देखो, ये 10⁹ ऊपर जाएगा तो 10⁻9 -9 हो जाएगा. बराबर. तो 10⁻12 हो जाएगा. हाँ, और ठीक है, 6 × 10⁻12 आ गया. इंटू इसको लिखेंगे 0.18 इंटू 0.18 अगेन. चलेगा. दो बार रिपीट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा. पीछे उधर आर्यन क्या कर रहे हो? ध्यान दो इधर. So it will be 9 only in the denominator. करेक्ट है. अभी हम इसको कैंसिल आउट करेंगे. 9 1 and here it is 9 0 point. अभी अरे
0 पॉइंट आ गया, 1 आ गया यहाँ पे, एक स्टेप में एक ही आएगा ना 1। अभी 1 तो 9 की टेबल में है ही नहीं, ठीक है, तो 0 का डिवीजन देना पड़ेगा पहले, याद रखो। तो यहाँ पे आएगा 0 पहले, उसके बाद फिर 18 आएगा, दूसरा डिजिट बाद में लेने का होता है, सेकंड स्टेप में लेना होता है। तो अभी 18, तो 9 2 ज़ा 18, so it will become 0.02, okay, and सर then we can 0.2 आएगा ना? क्या क्या 0.2 आएगा यहाँ पे, हाँ 0.02 आएगा। देखो जब हम डिवाइड करते हैं 0.18 को 9 से, तो पहले हम क्या करेंगे, 0 का डिवीजन देंगे, तो यहाँ पे 9 0 ज़ा 0, तो यहाँ पे 0 आया, अभी पॉइंट क्रॉस हो गया, जैसे ही पॉइंट क्रॉस होता है तो पॉइंट उठा के ऊपर लेना पड़ता है, बराबर। अभी ये 1 जो है 9 के टेबल में तो है नहीं, फिर से हमको 9 0 ज़ा 0 ऐसे लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 अभी रिमाइंडर बचा, अभी ऊपर से 8 आएगा, तब जाके वो 18 बनेगा, और फिर हम बोल सकेंगे 9 2 ज़ा 18 एंड देन इट विल बी 0 हियर रिमाइंडर। तो 0.02 आता है। वैसे भी देखो अगर 0.02 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 0.18 आएगा ना, अगर 0.2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1.8 आएगा, 1.8 तो वो है नहीं, ठीक है नहीं, तो इसलिए वो 0.02 होगा। ओके, फिर इसमें क्या करेंगे, इसको देखो, तो 6 इंटू 0.02 कम्स आउट टू बी 6 2 12 ना, तो वो बन गया 0.12 इंटू ये 0.18 इंटू 10⁻⁻12 एंड दिस इज गोइंग टू बी 2 स्क्वायर। ओके, अभी 12 इंटू 18 ये करो जल्दी, कितना आता है, हाँ 216, इट विल बी 0.4 डिजिट पीछे ना पॉइंट, तो 0.0216 इंटू 10⁻⁻12, समझे तब तक? दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर, बट सिंस वी वांट क्यू ओनली we'll have to take the square root on both sides, बराबर। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए दो ऑप्शन हमारे पास है, देखो q will be actually equal to, अच्छा 10⁻⁻12 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताओ, 10⁻⁻6 कैसे, क्योंकि हाँ क्योंकि 10⁻⁻12 का स्क्वायर रूट मतलब रेस टू हाफ ना, तो रेस टू हाफ, अभी a रेस टू m रेस टू n मतलब क्या होता है, a रेस टू mn होता है, तो यहाँ पे माइनस 10⁻⁻12 इंटू हाफ आ जाएगा, जो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो ये 10⁻⁻6 बन जाएगा। तो ये तो चलो 10⁻⁻6 बन गया, इसको हमको स्क्वायर रूट लेना है, तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 0.0216, अभी इसका स्क्वायर रूट लेने के लिए एक तो उसका लॉग निकालो, उसको आधा करो और फिर एंटी लॉग निकालो, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है डायरेक्ट स्क्वायर रूट वाले टेबल के अंदर देख लो, स्क्वायर रूट का टेबल जो है याद होगा आपको, फिलॉग टेबल के अंदर स्क्वायर रूट का भी एक टेबल होता है, तो उसके लिए लेकिन क्या है ना कि इसको 2 डिजिट पॉइंट आगे शिफ्ट करके लेना पड़ेगा, बराबर, मतलब पावर 10 का पावर इवन भी रखना है हमको, और ये जो है 2 मतलब 1 to 10 या 10 to 100 के बीच में लाना होता है, तो उसके लिए इसको अब लिखेंगे 2.16 इंटू 10⁻², ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.16 इंटू 10⁻² एंड इंटू 10⁻6 बाहर एज इट इज, जो फिर यहाँ पे आएगा q इज इक्वल टू 2.16 का निकालो, अभी स्क्वायर रूट कितना आता है, लॉग टेबल है क्या, भेज दिया, सर मैंने घर से निकाला था 1.469 इंटू 10⁻⁻1 इसका स्क्वायर रूट है, और यहाँ पे 10⁻⁻6 एज इट इज, तो उसको हम लिख सकते हैं, ये 10⁻⁻1 इसको मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 0.1469 and into 10⁻⁻6 coulomb, which can also be written as 0.1469 microcoulomb, समझा लिखते हैं माइक्रोकुलम, 10⁻6 कूलम मतलब क्या, माइक्रोकुलम ना, हो गया। तो the answer given here is wrong, हाँ तो वो भी चलेगा, बट आंसर वैसे भी रॉन्ग ही है ना, कैसे क्या, शायद अपडेटेड टेक्स्ट बुक में करेक्ट होगा, टेक्स्ट बुक में क्या है, क्या चाहिए हमको, हाँ पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो ठीक से, टोटल चार्ज बोला है उन्होंने, टोटल चार्ज समझा ठीक से, द टोटल चार्ज
विल बी, देखो लास्ट स्टेप तक तो हम आ चुके हैं ऑलरेडी, सिर्फ दोनों स्फीयर को ऐड करना है, बराबर, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे दोनों का सेम ही तो है ना, तो अगर इंटू 2 कर देंगे तो हमको वो टोटल चार्ज मिल जाएगा आराम से। इट विल बी 0.1469 इंटू 2, ओके, एंड दिस विल बी एक्चुअली 9 2 18, 1 कैरी, 6 2 12 plus 1 13, again 9, and this is 2, so it's going to be 0.2938 microcoulomb। अगर हमको चाहिए तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2.938 into 10⁻⁷ coulomb, that's all, करेक्ट है? तो ये just take the screenshot of this is the answer of the first question। ओके ओके, ठीक है। सेकेंड वाला है क्या? सर वैसा ही है, उसमें नहीं, लेकिन इस स्क्वायर रूट का समझ में आया तुमको ठीक से कैसे निकालना होता है? ओके, a charge plus Q exerts a force of magnitude -0.2 Newton on another charge -2Q. Okay, if they are separated by 25 centimeter, determine the value of Q. Yes, same type. हाँ 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 हाँ, एक चार्ज दिया है और दूसरा चार्ज हमको निकालना है, ठीक है। सर चार्ज नहीं दिया है, -2 दिया है। हाँ तो क्यू निकालना है ना उसमें से। हाँ हाँ हाँ, वही मतलब एक चार्ज दिया है, दूसरा चार्ज के अंदर का एक टर्म निकालना है आपको, क्यू, ठीक है। वो वेरिएबल तो आया ना, वो करेक्ट आया ना सबका, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वाला करेंगे फटाफट। 4 चार्जेस of 6 into 10⁻⁸ coulomb each are placed at corners of a square whose side A are 3 centimeter each. Okay, calculate the resultant force on each charge and show its direction on diagram drawn to the scale. Okay, तो देखो हमको calculate the resultant force on each charge और उसका डायरेक्शन भी हमको ढूंढना है, ठीक है। So 4 charges 6 into 10⁻⁸ coulomb are placed at the corners of a square। ये तो हमने orally किया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब किया था ना, तभी हमने orally किया था इसको। चलो अभी फॉर्मली करेंगे। दिस इज द स्क्वायर एंड दिस इज द स्क्वायर ABCD। ओके, ये स्क्वायर ABCD है। अभी इसमें हर एक चार्ज जो है वो सेम ही है कि नहीं? सेम है, तो Q Q Q एंड Q, ये 4 चार्जेस यहाँ पे है, और हर एक साइड जो है उसका लेंथ A दिया हुआ है, जिसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ओके, A इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यस, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच चार्ज। देखो एक चार्ज के बारे में बात करना सफिशिएंट होगा, बाकी सब चार्जेस के बारे में हम जनरलाइज कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो जस्ट फोकस ऑन वन चार्ज, एनी वन चार्ज, किसी भी एक चार्ज को पकड़ो, ए को पकड़ो, तो ए चार्ज पे नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है वो हमको ढूंढ के निकालना है। तो उसके लिए उसके ऊपर कौन कौन एक्ट होने वाला फोर्स है? बी अप्लाई करेगा, सी अप्लाई करेगा और डी भी अप्लाई करेगा। तो बी की वजह से जो फोर्स एक्ट होगा वो रहेगा इस तरफ, राइट है? हाँ, पॉजिटिव है, दोनों सभी पॉजिटिव है ऐसे। और इसको हम क्या बोलेंगे बताओ? एफ ए बी। ओके, एफ ए बी बोलने का उसको, ठीक है। अभी इसके ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स एक्ट होगा वो कौन सा डायरेक्शन में होगा? इस तरफ, उसको हम बोलेंगे एफ ए डी। और इसकी वजह से जो एक्ट होगा वो रहेगा इस तरफ, यस, एफ ए सी। 12 ये सब वेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए बी बार? एफ ए बी मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका बताओ? फॉर्मूला कौन सा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, हाँ क्यू क्यू
अपॉन ए स्क्वायर, करेक्ट। ओके, तो into हम लिख सकते हैं ना क्यू स्क्वायर अपॉन, हाँ बोलो। sir into RAB cap. एक मिनट, हाँ बोलो अभी। into RBA cap. इंटू RBA, हाँ 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 वो भी है, वो तो ठीक है, लेकिन वो डायरेक्शन तो हमको इधर दिख रहा है ना ऑलरेडी, तो उसकी जरूरत नहीं है अभी। ये मैग्नीट्यूड हमने कंसिडर किया है सिर्फ, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, यहाँ पे बार तो है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी दूसरा हम बात करेंगे FAC और FAD के बारे में। देखो FAD कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड बताओ। ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी उतना ही होगा। रुको, हाँ अभी ये दोनों तो सेम है, इतना तो पता चल रहा है कि नहीं, ठीक है, these two are same, so we can say that in magnitude FAB is going to be same as FAD, okay, but उनका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा कितना, वो भी हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू है 9 × 10⁹ इंटू क्यू कितना है 6 × 10⁻⁻8, देखो ठीक से, तो यहाँ पे आएगा 6 × 10⁻⁻8 इंटू 6 × 10⁻⁻8 अगेन, हाँ नहीं नहीं वो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो 3 × 10⁻² इंटू 3 × 10⁻² अगेन, ठीक है, क्या पड़ता, हाँ तो ये 3 3 9 9 कैंसिल, बाकी बचा 36 इंटू 10⁻², देखो ठीक से 36 इंटू 10⁻², 9 -8 -8 +2 करो जल्दी, तो बोलते लॉस ऑफ इंडाइसेस, 36 इंटू 10⁻², हाँ 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 13 - 16 मतलब -3, करेक्ट, ठीक है। तो दिस इज, हाँ तो ये जो है ना, ये वैल्यू एक्चुअली इसका भी है, FAD का भी है, तो दोनों का वैल्यू कॉमन है 36 × 10⁻³ न्यूटन, ओके। इफ यू जस्ट टॉक अबाउट FAC, then we can say it will be 1/4πε0 into, हाँ क्यू स्क्वायर, अरे AC स्क्वायर, बट ये तुमको पता होगा कि जो डायगोनल जो है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज ऑलवेज √2 टाइम्स ऑफ द साइड, ये पता है आर्यन? क्या बोला मैंने अभी, बताओ इधर बैठो, आगे इधर, क्या करता है वैसा पीछे बैठ के, पता नहीं। लिखो, मार्जिन में लिखो ऊपर सभी, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज ऑलवेज √2 टाइम्स ऑफ द साइड, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज √2 टाइम्स ऑफ इट्स साइड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हमको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब अभी यहाँ पे देखो AC जो है, AC वो कितना रहने वाला है, AB का √2 टाइम, ओके। तो हाँ हाँ, तो यहाँ पे हम करेंगे उसको, AC इज गोइंग टू बी √2 टाइम्स ऑफ AB, बट ऑलरेडी AB इज 3 सेंटीमीटर, करेक्ट है, तो वो 3√2 सेंटीमीटर हो गया, करेक्ट है AC का वैल्यू। और उससे आगे जाके अगर उसको मीटर में हमको कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो वो बनेगा 3√2 × 10⁻² मीटर, ये हो गया AC का वैल्यू। एंड देन दिस AC हैज टू बी यूज्ड हियर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट FAC एक्चुअली,
तो मतलब ये एफ ए सी जो है वो इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वो इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर काम करने वाला फोर्स है, इसलिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हाँ हाँ अभी वो हमको करना है, तो यह आएगा 9 इंटू 10⁹ वंस अगेन इंटू क्यू स्क्वायर। हाँ, वो तो उतना ही आएगा, वो हम डायरेक्ट कर देंगे इसको अभी। 36 इंटू 10⁻16 बराबर है, डिवाइड बाय अभी नीचे जो है ना 3√2 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर बराबर। तो 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 इंटू 2 हो गया 18। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 18 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻2 becomes 10⁻4 डायरेक्ट। हाँ तो 18 1 जा 18 2 जा, और 9 इंटू 2 इज 18, so 18 इंटू 10⁻9 -3 again. Okay, so this is going to be FAC. Okay, तो ये FAB हमको मिल गया, FAD मिल गया, FAC भी मिल गया, करेक्ट है। अभी बच्ची बात की इन तीनों का हमको वेक्टर सम ड्रॉ करना है, वेक्टर सम रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। तो रिजल्टेंट के लिए मैंने बताया था कि दो वेक्टर्स जब राइट एंगल्स पे होते हैं तो वो रिजल्टेंट, और वो भी इक्वल होते हैं, सपोज इक्वल, तो वो हमेशा 45 डिग्री पे रिजल्टेंट प्रोड्यूस करते हैं, और वो रिजल्टेंट जो है वो हमेशा उन दोनों के √2 टाइम्स ज्यादा होता है, √2 टाइम्स ज्यादा होता है। ये बात पता है? लिखो, टू इक्वल फोर्सेस inclined at 90 degree each other, और वेक्टर्स इन जनरल, वेक्टर्स के बारे में लिखो। टू इक्वल वेक्टर्स inclined at 90 degree with each other produce a resultant of magnitude √2 times of each of them. Produce a resultant of √2 times of each of them. Produce a resultant of √2 times of each of them directed along angle bisector. Directed along angle bisector means 45 डिग्री है कि नहीं, क्योंकि 90 का आधा कितना होता है 45। तो ये एक रिजल्ट है। अगर मान लो बाई चांस तुम ये रिजल्ट भूल गए तो क्या करना पड़ेगा? कौन वो खिचड़ी वाला? देखो, अगर वो रिजल्ट अगर भूल गए तो क्या करना है, वो हमारा जो पहला वाला फॉर्मूला है वो यूज करना है। कौन सा? रिजल्टेंट का नहीं, R इज इक्वल टू रूट ऑफ स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो इसमें देखो इक्वल वेक्टर्स ना, इक्वल वेक्टर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री ईच अदर, बराबर। हाँ, तो क्योंकि थीटा 90 होने से ये टर्म पूरा ही गायब हो जाएगा, और सिंपली हमको मिलेगा रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। बट इक्वल वेक्टर्स बोला है कि नहीं? इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या? p इक्वल टू q, तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, मतलब क्या हो गया वो? r इज इक्वल टू रूट ऑफ 2p स्क्वायर, मतलब ही r इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ p। यही बात है जो हमने लिखा अभी, याद है? टू इक्वल वेक्टर्स इंक्लाइंड एट 90 डिग्री विथ ईच अदर ऑलवेज प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट व्हिच इज ऑफ मैग्नीट्यूड √2 टाइम्स ऑफ ईच ऑफ देम एंड inclined at angle bisector। ओके, तो यही बात हमने लिखी है। तो अब यहाँ पे इसमें देखो, P मतलब कौन है? FAB है, और Q मतलब कौन? FAD है। ठीक है, लेकिन दोनों सेम तो है ना ऑलरेडी। ये देखो इधर सेम है, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन राइट एंगल पे है क्या? नहीं है। FAB और FAD देखो इधर 90 डिग्री है, तो हाँ, उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा? उनके हर एक के √2 टाइम्स कितना होगा? √2 टाइम्स मैग्नीट्यूड के जितना होगा। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है, और अच्छा उसको क्या नाम देंगे अभी बताओ? FAB और FAD इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको क्या नाम देंगे? कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट F, चलो ठीक है, F डैश,
एफ डैश इज बार इज इक्वल टू एफ ए बी बार प्लस एफ ए डी बार, समझा कि ठीक से? ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो इस एफ डैश का जो मैग्नीट्यूड है, एफ डैश विल एक्चुअली बी √2 टाइम्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए बी एक्चुअली, समझा ठीक से? हाँ तो ठीक है ना, ए बी और ए डी दोनों में से कुछ भी लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों वैसे भी सेम ही है ना, देखो ना सेम ही तो है, तो क्या फर्क पड़ता है, ए बी लिखो या ए डी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही है वैसे भी। तो लेकिन अब ये देखो एफ ए बी कितना है, वो भी देखो यहाँ पे, ये 36 × 10⁻3, तो वो अगर डाल देंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा एफ डैश का मैग्नीट्यूड जो कि 36√2 × 10⁻3 न्यूटन, समझा किधर तक? ये एफ डैश हो गया, जो कि किसका रिजल्टेंट है, एफ ए बी और एफ ए डी का रिजल्टेंट है। लेकिन हमको चाहिए क्या, ढूंढना क्या है हमको, कि तीनों का रिजल्टेंट ढूंढना है हमको, तीनों का, बराबर? तो उसको हम बोलेंगे सपोज एफ नेट, एफ नेट, ठीक है, जो कि तीनों का रिजल्टेंट है। तो देखो यहाँ पे दिस एफ नेट इज एक्चुअली गोइंग टू बी रिजल्टेंट ऑफ एफ ए बी बार प्लस एफ ए डी बार प्लस एफ ए सी बार, करेक्ट है? तीनों का रिजल्टेंट ये एफ नेट है, लेकिन इन दोनों का तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। नहीं वैसा नहीं है, वैसा नहीं, उसको मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ठीक है? तो डायरेक्ट ब्लाइंडली मत करो कुछ भी। तो एफ नेट बार जो है वो वेक्टर एक्चुअली रहने वाला है इन दोनों का एडिशन रिजल्टेंट, जो कि एफ डैश बार हमने ऑलरेडी कहा है ना उसको, तो ये एफ डैश बार प्लस ये एफ ए सी बार सेपरेट, समझा ठीक है? इसके बराबर रहने वाला है। लेकिन अभी मुझे बताओ, अभी एफ डैश बार और एफ ए सी बार इन दोनों का हमको वेक्टर सम करना है, हाँ वेक्टर सम करना है। लेकिन अभी एफ डैश बार और एफ ए सी बार इनका मैग्नीट्यूड कितना है, ये देखो एफ डैश बार का मैग्नीट्यूड हमको पता है ऑलरेडी, एफ ए सी का बार का मैग्नीट्यूड ये देखो इधर है ऑलरेडी, वो इक्वल तो है नहीं, उतना तो दिख रहा है। और दूसरी बात ये तुमको देखना है कि उनका डायरेक्शन कैसा है, एफ डैश बार और एफ ए सी बार इनका डायरेक्शन किधर है, एफ डैश बार का डायरेक्शन किधर है बताओ, एफ ए सी का तो दिख रहा है इधर, एफ डैश बार का डायरेक्शन किधर है, क्या लिखा तुमने अभी देखो, पढ़ो एक बार। When two vectors are equal in magnitude and 90 degree with each other, they produce a resultant of magnitude of √2 times of each other, each of them, and inclined at 45 degree और एंगल बाइसेक्टर 90 का एंगल बाइसेक्टर मतलब 45 हो गया ना, तो इसका मतलब इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर कौन है, यही तो है। तो एफ ए सी जो है जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में एफ डैश बार भी है, बराबर है ना, सेम डायरेक्शन में है एफ डैश बार भी। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो अभी उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना होता है, उसके लिए कोई स्टेटमेंट पता है तुमको? When the two vectors are in same direction, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालना होता है, उनका मैग्नीट्यूड ऐड करके। ये लिखना है, लिखो लिखो फटाफट। टू vector in same direction, two vectors in same direction produce the resultant of magnitude equal to their addition, produce the resultant of magnitude equal to their addition in the same direction। इसका सीधा मतलब क्या होता है कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड उन दोनों के मैग्नीट्यूड के एडिशन के बराबर होगा, सिंपल सी बात, ठीक है? तो वही बात हमको यहाँ पे यूज करनी है। तो देखो एफ डैश बार एफ ए सी बार both are in same direction, so their resultant will be again in the same direction and its magnitude will be equal to the addition of magnitudes of both of these। मतलब सिंपली एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड रहने वाला है वो एक्चुअली एफ डैश के और एफ ए सी के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर रहने वाला है, सम के बराबर। तो अभी एफ डैश का सम देखो, ये देखो मैग्नीट्यूड कितना है 36√2 ओके इंटू 10⁻³ प्लस एफ ए सी का देखो इधर 18
इंटू 10⁻³ करेक्ट है। हाँ, तो 10⁻³ अगर कॉमन ले लेंगे तो 36 इंटू √2 अंदर बचेगा बराबर। लेकिन √2 का भी वैल्यू तुमको पता है ना, 1.414, और इधर से 18 एज इट इज बचा। अच्छा, वो 18 भी तो कॉमन ले सकते थे हम। हाँ, तो देखो 18 2 जा 36 ना, तो इधर से सिर्फ 2 ही बचेगा, और इधर से 18 भी कॉमन ले लिया तो इधर सिर्फ 1 ही बचेगा बस, समझा। इंटू 10⁻³ कॉमन, और इसमें से 18 भी कॉमन लिया तो 18 इधर लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है, चलेगा ना। ओके, तो अभी इसमें 18 बाहर रह गया, और अंदर में देखो क्या बन रहा है, 2.4, हाँ 8 2 8 करेक्ट है, प्लस 1 एंड 2 10⁻³ जो फिर बन रहा है करेक्ट। तो ये भी इसको सॉल्व करो आगे तो क्या होगा, देखो 18 8 जा, पता है कितना 18 का टेबल आता है कि नहीं, बताओ फिर। 18 8 जा 144, तो उसका 4 यहाँ पे आएगा सिर्फ, 14 कैरी इधर 14, तो 36 प्लस 14 50 का 0 इधर, 5 कैरी, 18 8 are 144 plus 5 149, 14 कैरी, 18 3 are 54 plus 14 68 करेक्ट है। और 3 डिजिट पॉइंट पीछे, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट इंटू 10⁻³ न्यूटन, विच इज गोइंग टू बी द आंसर। हाँ, वो पॉइंट शिफ्ट कर सकते हैं, तो हाँ एक पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 10⁻² बचेगा बस, खत्म, समझा लिखा है। दिस विल बी द फाइनल आंसर, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो। हाँ, अभी डायरेक्शन जो इसका है वो सेम ही होगा, AC का या F' का, यही डायरेक्शन होगा। तो अभी उसको अगर हमको ड्रॉ करना है तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ये स्क्वायर, ये Q चार्ज, इसके ऊपर फोर्स जो F नेट है वो कौन से इस डायरेक्शन में आ गया, समझा लिखा है, इस डायरेक्शन में। अच्छा, अभी ये तो एक चार्ज के लिए हो गया ना, और मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक चार्ज अगर सैंपल फॉर्म में हम कंसीडर करते हैं तो बाकी सब चार्ज के लिए जनरलाइज कर सकते हैं उसको। तो दूसरे चार्ज पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा बताओ, उस तरफ, ठीक है नहीं, ये इस तरफ होगा, देखो इसके ऊपर इस तरफ और इसके ऊपर इस तरफ, मतलब हर एक चार्ज के ऊपर उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब स्क्वायर का जो एक्सटेरियर है या स्क्वायर का जो एक्स्ट्रा एंगल बाइसेक्टर है उसके अलॉन्ग होगा वो फोर्स, ठीक है। तो दिस इज द डायग्राम विथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हो गया। अभी फोर्थ वाला फोटो एक बार, हाँ हाँ क्या, ठीक है। Let us see this fourth question now. Yes, electric field in a region is given by E bar is equal to 5 kilonewton per coulomb. Okay, calculate the electric flux through a square of side 10 centimeter in the following cases. Okay, so we can just show this electric field. E bar is equal to 5 k न्यूटन पर कूलम। अच्छा, वो एक्चुअली किलो न्यूटन नहीं है, Z एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग Z एक्सिस, के कैप नहीं दिया है, हाँ इसलिए कंफ्यूजन हो गया रहेगा तुमको। देखो दिस E बार इज इक्वल टू 5 k बार न्यूटन पर कूलम, ऐसा है वो, ठीक है। मतलब I बार J बार K बार के फॉर्म में वो एक्सप्रेस किया हुआ है, यस। और फिर कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस क्या है, स्क्वायर इज अलोंग XY प्लेन। अच्छा,
देखो लिखते हैं, सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। इसमें अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा बताओ। अच्छा पहले फिक्स करो, एक्स कौन सा, वाई कौन सा और जेड कौन सा। हाँ नहीं नहीं, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ऐसा करेंगे बेटर होगा। ठीक है, वैसा भी कर सकते हो, बट फिर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो अंदर की तरफ ऐसा दिखाना पड़ेगा, वो जो दिखा नहीं सकेंगे, ठीक है नहीं। तो चलो ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाना होगा, ये देखो, ये इस तरफ, मतलब ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, समझा के लिखते हैं। ओके, अभी एरिया जो है ना, एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला एरिया, हाँ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी देयर इन एक्स वाई प्लेन, तो ये ऐसा हो गया एरिया, समझा लिखते हैं। तो अभी फ्लक्स का मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है। फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू ई बार डॉट डी एस बार, ये हमको करना पड़ेगा। सर हाँ पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और डिस्टेंस भी दिया है ना, तो हम डायरेक्ट v अपॉन d कर सकते हैं। अरे पोटेंशियल डिफरेंस किधर दिया है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो तुम, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला क्वेश्चन चल रहा है हमारा, ठीक है। तो ई बार डॉट डी एस बार, ये हमको फॉर्मूला यूज करना है, जिसमें ई बार जो है ना वो ऑलरेडी दिया हुआ है, दिख रहा है, और डीएस बार जो है, डीएस बार वो हमको निकालना होगा। मुझे बताओ सबसे पहले ये डीएस का मैग्नीट्यूड कितना है बताओ पहले। 10 into 10 ना, इट्स अ स्क्वायर। हाँ हाँ करेंगे ना, लेकिन इट्स अ स्क्वायर ना, तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, साइड स्क्वायर, तो साइड इज 10, दिस साइड इज 10, तो 10 into 10, बट वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इसको इंटू 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्ट, समझा लिखते। तो कितना मिलेगा 100 इंटू 10⁻⁴, मतलब कितना हो गया वो, हाँ 0.01, ओके ठीक है ना। 100 मतलब 10⁻², और ये 10⁻⁻⁴ मिलके क्या बनता है, 10⁻⁻² बनता है, और वो 10⁻⁻² मतलब ही 0.01 लिख सकते हो उसको, ठीक है। और वो मीटर स्क्वायर, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। अच्छा अगर ये तुमको नहीं समझा है, ये 10⁻⁴ कैसे आया वेदांती, समझा क्या 10⁻⁴ कहाँ से आया, तो पूछो ना फिर। देखो डीएस को ऐसा भी तो लिख सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ना, ठीक है, या लेंथ का स्क्वायर, या लेंथ इंटू लेंथ ब्रेड्थ करेंगे तो भी चलेगा। लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब क्या 10⁻², वो तो पता है, ठीक है। अभी दूसरा साइड कौन सा है उसका, ब्रेड्थ, जो कि ब्रेड्थ से उतना ही है ना, स्क्वायर है वो, तो दूसरा साइड भी उतना ही होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा, तो 10 सेंटीमीटर मतलब फिर से 10 into 10⁻² हो गया, करेंगे अभी करो इनको मल्टीप्लाई, कितना होता है 10 into 10 हो गया 100, ये देखो इधर 100, और ये 10⁻² into 10⁻², 10⁻⁴ हो गया कि नहीं, इस तरह से वो 10⁻⁴ आया, समझा लिखते। तो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को डायरेक्ट मीटर स्क्वायर में करना है तो 10⁻⁴ कर दो, अगर नहीं तो दोनों को सेंटीमीटर में से मीटर में सेपरेट कन्वर्ट करो और फिर उसको मल्टीप्लाई करो, इट्स ओके, वन एंड द सेम थिंग, आंसर वही आने वाला है। तो ये बन गया हमारा एरिया, ये तो एरिया हो गया ना, एरिया, हाँ तो हमको एरिया वेक्टर चाहिए। एरिया वेक्टर कैसे ढूंढ के निकालेंगे, एरिया वेक्टर मतलब होता क्या है बताओ पहले। सर आपने कल क्या परसों एक स्टेटमेंट में वो Yes, the vector whose magnitude is same as the area and whose direction is perpendicular to the area. हाँ वेरी गुड, समझा कैसे, 0.01 इज द एरिया, ये इसका एरिया 0.01 है, और उसका वेक्टर जो है उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए कि नहीं, तो परपेंडिकुलर मतलब इस तरफ जो कि जेड एक्सिस को पैरेलल है, तो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में कौन होता है, के बार ही तो होता है, तो इसलिए इसको अगर के बार चिपका देंगे तो हमको वेक्टर एरिया मिल जाएगा, समझा लिखते। तो इस तरह से हमको ये मिल गया ds बार इज गोइंग टू बी 0.01 k cap, करेक्ट है, and then we'll be able to find out the dot product of these two. So 5 will be actually equal to e bar dot ds bar, where e bar तो हमारे पास है ऑलरेडी 5 k Sir. cap। हाँ हाँ बोलो। सर ये डीएस बार को के कैप कैसे लगा, आप वो फिर से रिपीट कर सकते हैं। ds बार को k cap कैसे लगाया, देखो एरिया ऑलरेडी एक्स वाई प्लेन में है,
तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर होगा ना। तो एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? के कैप ही तो होता है, हाँ सर। इसलिए उसको के कैप लगाया। उसका मैग्नीट्यूड तो हमको पता चल गया ऑलरेडी। देखो जैसे अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये मान लो एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, ठीक है। दिस इज suppose y axis, this is x axis, this is z axis. Okay, now if suppose we have a vector of magnitude 5 units, okay, 5 units in the z axis, how can we call it as? जो वेक्टर 5 सेंटीमीटर लंबा है और z एक्सिस में है तो उसको 5 के कैप बोलना पड़ेगा कि नहीं? अगर कोई वेक्टर 3 सेंटीमीटर लंबा है, x एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो उसको कैसे हम डिनोट करेंगे? 3 i कैप से डिनोट करेंगे, सिंपली 3 i कैप, क्योंकि i कैप इज रिजर्व्ड, इट्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, ऑलवेज रिमेंबर। और अगर मान लो एक वेक्टर 4 सेंटीमीटर लंबा है और y एक्सिस के अलोंग है, तो उसको हम लिखेंगे 4j कैप, दैट्स इट। इस तरह से ये वेक्टर, हाँ समझा लिखते हैं। हाँ सर। और इससे भी आगे जाके अगर कोई वेक्टर मान लो ऐसा है, सपोज ऐसा है, ठीक है, जिसका एक मतलब यहाँ से अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस तरफ, तो वो y एक्सिस में 4 पे मिल रहा है उसको, ठीक है, 4 पे। और इधर से x एक्सिस पे अगर हमने उसको ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो वो सपोज यहाँ पे 3 पे मिल रहा है, 3 पे। तो इस वेक्टर का एक्सप्रेशन कैसा होगा इन टर्म्स ऑफ i बार एंड j बार एंड k बार? बताओ जल्दी। पाइथागोरस साइज तो पता है ना ऑलरेडी। वेरी गुड, वेरी गुड। 3i कैप प्लस ओके 4j कैप, दैट्स इट। हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा प्लेन में ही है वो वेक्टर, समझा लिखते हैं। अगर वो ऊपर उड़ गया, ठीक है, ऊपर उड़ गया मतलब एक्स्ट्रा प्लेन में नहीं है, सपोज एक्स्ट्रा प्लेन में अगर है वो ऐसा ऐसा अगर है तो ठीक है, लेकिन अगर ऊपर है ऐसे, तो उस केस में उसको जेड कोऑर्डिनेट भी होगा, तो उसका जेड एक्सिस वाला भी हमको कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा। तो हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट तो 3,4 होंगे, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट में भी कुछ हो सकता है 5 या कुछ समथिंग। So accordingly we have to find out the vector in terms of I bar, j bar and k bar, correct है? And then we have to replace it here. So E bar dot ds bar निकालने के लिए ये ds bar का जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखना है 0.01 into k cap। अभी करो इसको। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं पता है तुमको? डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए डायरेक्ट नहीं, हाँ हाँ हाँ, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है p बार डॉट q बार, याद है? px qx प्लस py qy प्लस pz qz। ओके, अब यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम है कि यहाँ पे i बार j बार इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, ठीक है नहीं? तो इसलिए px qx 0 है, py qy 0 है, तो सिर्फ pz qz यहाँ पे यूज होने वाला है। इसलिए यहाँ पे 5 into 0.01 it will become 0.05, that's all, and that is in Newton meter square per coulomb, that's it. So this is going to be actually the flux passing through this area। और वैसे भी देखो ये सब करने की भी एक्चुअली जरूरत नहीं थी, पता है मेरे को कैसे? क्योंकि देखो ये एरिया ऑलरेडी परपेंडिकुलर है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया परपेंडिकुलर होता है तो ये फॉर्मूला यूज करते ही नहीं है हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? E इंटू डी एस ही करते हैं। वेक्टर का बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस एरिया को परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं होता है, किसी एंगल पे इंक्लाइंड होता है, तो हम वो सब झंझट करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने वो झंझट किया यहाँ पे, ठीक है, और फिर भी आंसर तो वही मिल रहा है, नो डाउट, ठीक है। और अभी दूसरा केस देखो, स्क्वायर इज अलोंग एक्सजेड प्लेन। ओके, देखो एक्सजेड प्लेन में अगर वो स्क्वायर है ऐसे, सपोज ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब जो स्क्वायर जो है या इस एरिया जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल है ना, तो उस एरिया में से कितना फ्लक्स जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा, 0 जाएगा, समझा लिखते हैं? बिकॉज और वैसे भी अगर देखो तो इसका नॉर्मल किस तरफ आएगा? y एक्सिस के डायरेक्शन में आएगा, y एक्सिस के डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या लिखेंगे? 0.01 इंटू जे बार, दिस टाइम जे बार। और जे बार का हाँ इसी बार के साथ मतलब के बार के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जे बार डॉट के बार वैसे भी हमको पता है 0 होता है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। ओके, और फिर तीसरा जो केस है हमारे पास, हाँ, तो नॉर्मल टू द स्क्वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ जेड एक्सिस। ओके, तो तीसरे डायग्राम में हमको ये दिया हुआ है, तीसरे सिचुएशन में ये समझो हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है, नो डाउट, ओके। बट अभी इसमें एरिया वेक्टर जो है वो डायरेक्ट दिया है, एरिया नहीं दिया हमको, डायरेक्ट एरिया वेक्टर दिया है। देखो थोड़ा एक बार ठीक से, द नॉर्मल टू द स्क्वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के साथ जो नॉर्मल है वो 45 डिग्री इतना एंगल कर रहा है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, मतलब ये डीएस बार हो गया कि नहीं, डीएस बार। तो ये 45 डिग्री एंगल हो रहा है। तो ये जेड एक्सिस और ई बार हमारे पास ऑलरेडी है, तो फिर से वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो फाई इज इक्वल टू ई बार डॉट डीएस बार। लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि ई जो है वो क्या क्या सर यहाँ पे भी वेक्टर लेने की जरूरत नहीं, हम ई इंटू डी एस लिख हाँ सकते हैं। हाँ करेक्ट, यहाँ पे वेक्टर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा ये फॉर्मूला से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि थीटा यहाँ पे ऑलरेडी हमको पता है। तो अगर ये ई का वैल्यू डाल देंगे 5 जो कि उसका मैग्नीट्यूड है, डीएस का वैल्यू भी हमको ऑलरेडी पता है 0.01 एंड कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज गोइंग टू बी 45। तो ये अगर करेंगे तो हमको मिलेगा 0.05 इंटू कॉस 45 विच इज 1/√2। सो दैट इज बिकम 0.05 इंटू, अभी 1/√2 को कैसे करेंगे बताओ? मल्टीप्लाई वेरी गुड, करेंगे ना रूट से। मल्टीप्लाई क्या को डिवाइड डिवाइड, अच्छा अच्छा रैशनलाइज करके कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, चलो रैशनलाइज करके करेंगे। तो यहाँ पे आएगा √2 अपॉन √2 इंटू √2 मतलब 2, करेक्ट है, जो फिर हाँ 2 1 जा 2 0.025, सो इट इज 0.025 इंटू यस 1.1414, करेक्ट है। अभी इसको तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 25 का टेबल तो है ना तुम्हारे पास। तो 25 4 जा 100, तो वो 100 का एक जीरो और 10 कैरी, ठीक है। 25 1 जा 25 प्लस 10 35, 35 का 5 इधर 3 कैरी, ओके। हाँ 103 का 3 इधर 10 कैरी है वापस, फिर वापस 25 प्लस 10 35 इधर पूरा, और पॉइंट जो है 3 प्लस 3 6 डिजिट छोड़ने पड़ेंगे लास्ट से। देखो इधर से 1 2 3 4 5 6 0.03535, दैट्स इट। करेक्ट करेक्ट, 3.5 इंटू 10⁻² वोल्ट पर मीटर, सॉरी वोल्ट मीटर will actually be the flux, समझ रहे इससे? तो ये बनेगा फाइनल आंसर। और एक्चुअली ये 1/√2 का वैल्यू डायरेक्ट याद भी रख लो, लिखो ऊपर मार्जिन में ऊपर 1/√2 इज इक्वल टू 0.7071, या 1 भी छोड़ दो, सिंपली 0.707 भी याद रखो तो भी चलेगा, बस 0.707। हाँ हाँ बोलो क्या पूछ रहे थे? सर वैल्यू रिपीट करने बोल रही थी। 0.707, ओके। तो वो भी अगर डाल देंगे यहाँ पे एज इट इज, तो देखो 0.05 इंटू 0.707, ये भी करेंगे तो भी 33.5 के आसपास आंसर आ ही जाएगा। ये तो इजी है ना, अभी 5 से मल्टीप्लाई करो इसको तो 35, और ये 7 5 35 हो गया। और पॉइंट जो है वो 5 डिजिट पीछे, 1 2 3 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे आएगा एक 0, हो गया ना, वैसा भी कर सकते हो। टाइम तो हो गया है हमारा, ठीक है। बाकी क्या है क्या तुमको? ठीक है, बाकी बाकी तो इनो तो इजी थे वैसे, ठीक है। तो वो करो घर पे ट्राई, अगर नहीं आते तो कल नेक्स्ट टाइम हम उसके ऊपर डाउट्स लेंगे। अगर नहीं आए कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा 7th ना? हाँ
Calculate electric field due to a charge of -8 into 10⁻⁸ coulomb at a distance of 5 centimeters from it. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है 1/4πε0 into Q/r². तो 9 into 10⁻⁹, right, into -8 into 10⁻⁻8 और अपॉन r², मतलब 5 का स्क्वायर. हाँ, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, ओके, और 10⁻² का स्क्वायर हो गया 10⁻⁴, जो फिर अभी यहाँ पे आएगा 9 8 72 अपॉन 25 इंटू ये बन गया 10⁻⁹ 9 - 8 1 1 + 4 मतलब 10⁻⁵, राइट. अभी इसको मल्टीप्लाई करो 4 से और डिवाइड भी करो 4 से फटाफट. तो यहाँ पे नीचे आएगा 100 और ऊपर बनेगा 8 और ये 28. तो 2.88 into 10⁵ हो गया. This is the answer. And that is also negative just because charge itself is negative. Okay, और बाकी 6th वाला जो है वो तो डायरेक्ट V/D = E या V = ED ये फॉर्मूला यूज करके निकालना है. हाँ, E = V/D करके पहले E निकालना है. And once you get E, we can use F = Q into E. तो उससे F मिल जाएगा. थर्ड वाला 5th वाला है क्या? ये करो, कल करेंगे, चलो ठीक है. और करो इधर, क्या पक गए? तुम क्या करेंगे फिर? तुम क्या करेंगे फिर? करो, वही तो बोल रहा हूँ. और एक बात कि आपको एक स्टडी मटेरियल में मैंने और एक शीट भी प्रोवाइड किया है. मैंने मतलब सर ने, अश्विन सर ने एक्चुअली. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये न्यूमेरिकल. हाँ, वो अभी कल सबमिट करो ना. एक 10 क्वेश्चन है 10 के आसपास. देख लो एक बार, है क्या, चेक करो एक बार ठीक से. अभी तुम इधर आ रहे हो तो इधर ही दो, इधर ही दिखा दो ना मेरे को डायरेक्ट. हाँ, क्या हाँ, डेट नहीं है. हाँ, तो मैं अभी बोल रहा हूँ ना देखो कि कल सबमिट करो, कल दिखाओ मेरे को. हाँ समृद्धि, और क्या बोल रही थी? हाँ सर, ऐप पे दिख रहा है. हाँ, ओके ठीक है. मिला ना सबको इधर? ठीक है, चलो ठीक है. सो लेट अस स्टॉप हियर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. अच्छा, सुनो एक मिनट. ओके, और एक बात है कि थोड़ा सा है ना, जो 10th स्टैंडर्ड के जो कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, तो सुनो ध्यान दो इधर से. बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं 10th स्टैंडर्ड के, ठीक है, जो जैसे कि a+b² वो तो तुमको पता ही ऑलरेडी. बट फिर भी उसमें भी a+b³ का हो गया, या a³ - b³ का हो गया, या बहुत सारे जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं वो मैं आज आपको इसमें स्टडी मटेरियल में शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, वो मुझे लर्न चाहिए. ठीक है, अगर लर्न नहीं रहेंगे तो कल यहाँ पे 7 बजे के बाद बैठ के लिखने का 5 बार. ठीक है, मैं कल चेक करने वाला हूँ, ओरल लेने वाला हूँ. जिनके लर्न नहीं रहेंगे ना, एकदम बेसिक फॉर्मूले 10th स्टैंडर्ड के, जिनके ऑलरेडी लर्न है, सुनो देखते पहले. ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ आज, मैं बोल रहा हूँ. हार्ड कॉपी फॉर्मूला बुकलेट है क्या तुम्हारे पास? फॉर्मूला बुकलेट न्यूक्लियर केमिकल जो दिया हुआ था स्टार्टिंग में एडमिशन के टाइम, जो एडमिशन के टाइम किट मिलता है ना तुमको, ठीक है, लेके जाओ बाद में. ठीक है, तो वो उसमें भी है और मैं शेयर भी कर रहा हूँ. ठीक है, स्टडी मटेरियल में भी शेयर कर रहा हूँ. तो उसमें से सारे फॉर्मूले जो है सिंपल बेसिक फॉर्मूलेज है, तो वो लर्न करके आना है कल. जिनको 10th स्टैंडर्ड तक वो ऑलरेडी लर्न ही है तुम्हारे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. बट अगर नहीं है लर्न तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके आओ, लर्न करके रखो. क्योंकि अभी से आगे, इसके आगे जो है वो डेली मैं आपको वो ऐसे कुछ फॉर्मूले देने वाला हूँ, और लर्न करने हैं आपको डेली करके. ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक्स फंडामेंटल्स एक्चुअली. ठीक है,
Let us stop here. चलो